इसको जरा चुप करवा लें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आज का टारगेट हमारा है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का एक मुकम्मल क्वेश्चन करना है हमने। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद रिवीजन की बातें होंगी, कुछ डेप्रीसिएशन की इसके अलावा इंशाल्लाह बातें होंगी। कुछ मुश्किल क्वेश्चन डेप्रीसिएशन के जो न्यू प्रैक्टिस मटेरियल है उसमें से, और एक आधा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कोशिश करेंगे न्यू प्रैक्टिस मटेरियल से करें, और एक क्वेश्चन पास पेपर्स में से। पास पेपर्स वाले क्वेश्चन ज़रा मुश्किल हैं, वो उनमें से एक क्वेश्चन हम इंशाल्लाह सेलेक्ट करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। जी, ये वाला क्वेश्चन हमने शुरू किया था, थोड़ा बहुत एक आधी एडजस्टमेंट की बात की थी जस्ट, और इस के पूरे क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और पूरे क्वेश्चन में से एक एक आइटम को हम डील करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आपका फाइनल काउंट का सवाल सॉल्व होना चाहिए है, पेपर में किस तरीके से आता है। कुछ स्टूडेंट्स अगर वो नए हों तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत एक गाइडेंस दे दूं कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से सॉल्व हुआ होता है। तो सॉफ्टवेयर को 2 मिनट देख के कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से होता है, आप आई कैप से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास वहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ मैंने गाइडेंस देनी है आपको कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर में तरीकाकार होता है। फिर वही वाला क्वेश्चन तो नहीं, आई क्या वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन हम उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में हमारे पास सॉफ्टवेयर में चीज़ें दी हुई हैं, और उसी अंदाज में हमारा न्यू प्रैक्टिस मटेरियल भी आया हुआ है, और उसी अंदाज में हम न्यू प्रैक्टिस मटेरियल में से भी इंशाल्लाह एक क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अजीज। तो आज का टारगेट 2 क्वेश्चन पास, एक पास पेपर का, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का, और प्लस डेप्रीसिएशन की जो मुश्किल एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं न्यू प्रैक्टिस मटेरियल में, वो आज का इंशाल्लाह टारगेट होगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है, जस्ट 1 मिनट लगेगा और हमारे पास सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आ जाएगा। जी, ITA 1 2 3, ये लॉगिन हो गया। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट की ये डिस्कशन होगी कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करना है, उसके बाद पास पेपर की डिस्कशन होगी। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर नज़र आता है। तो ये आ गया लेफ्ट पेज पे क्वेश्चन, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपकी क्वेश्चन है, राइट साइड पे आपका आंसर। ये आंसर स्क्रिप्ट में अगर हम देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके हमें तरीकाकार दिया हुआ है। पहली जो होती है वैल्यू 181 100, ये हमें ट्रायल बैलेंस में से मिल रही होती है।
181 ये ट्रायल बैलेंस की फिगर होती है। उसके बाद बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स की वैल्यूज होती हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस करके हमारे पास ऑप्शंस आ रही होती हैं। ये दूसरे में एडमिन एक्सपेंसेस में ऑप्शन नजर आई, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऑप्शन नजर आई, और यहाँ पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल में से ऑप्शन नजर आई हमें। तो मैंने ये बस जस्ट दिखाना था एंड नथिंग एल्स। अब हमने क्या करना है असल में, क्वेश्चन परफॉर्म करना है फाइनल काउंट का अपने पास यहाँ पर। ये जरा सा मुश्किल क्वेश्चन है, और लेकिन हमने करना मुकम्मल तौर पर है इंशाअल्लाह अल अजीज। लें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनल काउंट का जो सवाल है वो पीआरसी लेवल पर किस तरीके से आता है वो हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर में प्लस माइनस करके दिया होता है। तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करना, दूसरा स्टेप है डबल एंट्रीज की एडजस्टमेंट करना। ये स्टडी टेक्स्ट में भी इसी तरीके से ही ये वाली चीज लिखी हुई है। स्टडी टेक्स्ट में जो मैं डिस्कस ऑलरेडी भी कर चुका हूँ, ये तरीकाकार लिखा हुआ है, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ये बनानी है। तो ये तो जो सा फॉर्मेट हमें गिवन किया होगा आंसर स्क्रिप्ट के अंदर, वही वाला फॉर्मेट हमने यूज करना होगा। दूसरी चीज है ट्रायल बैलेंस को आपने पोस्ट करना है, फिर आपने डबल एंट्रीज करनी है और प्लस माइनस की फॉर्म में वो डबल एंट्रीज परफॉर्म हो जाएंगी, और फिर आपने सब टोटल और टोटल्स लगाने हैं। तो ये हमारा स्टडी टेक्स्ट में 2.2 नंबर फाइनल काउंट के चैप्टर के अंदर ईयर एंड एडजस्टमेंट के अंदर ये तरीका कार दिया हुआ है कि जी फाइनल काउंट का सवाल किस तरीके से सॉल्व होना है। अब हम आते हैं फाइनल काउंट के इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास भी फॉर्मेट अवेलेबल है, इस फॉर्मेट पे हमने काम करना है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तीन लाइन आइटम्स हैं। देयर आर चांसेस कि हमें तीन लाइन आइटम्स ना दी हो, यही वाली चीज़ हमें प्लस माइनस करके करनी होगी। तो फिर हमारा तरीकाकार होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से हम रफली लिख लेंगे, और फिर एक ही लाइन आइटम में हमारे पास आ जाएगी। जीपी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पीपीई लिखना है, एक लाइन आइटम में है, इसका मतलब है हमें कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को लेस करके आंसर देना होगा। स्टॉक है, सेल्स सप्लाईज है, ट्रेड रिसीवेबल में नेट है, मींस हमारे पास डेटर्स होंगे, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करके हमारी वैल्यू आएगी। प्रीपेमेंट्स है, कैश एंड बैंक है। इक्विटी लायबिलिटीज, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, शॉर्ट टर्म लोन। तो ये हमारा मुकम्मल काम हो गया। अब क्वेश्चन को परफॉर्म कैसे करना है, आपने यही फॉर्मेट जो आपको सॉफ्टवेयर में दिया होगा, आपने वही फॉर्मेट पेज के ऊपर लिख लेना है, और जो ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यूज हैं उनको पोस्ट करना है। हम देखते हैं फॉर्मेट पहले से मौजूद है। ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यूज मैं एक एक करके हाईलाइट करूंगा, लिखूंगा। होगा ये कि हमारा टाइम सेव होगा, हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर मजीद डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह। हेड ऑफिस बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कैसा एक ही लाइन आइटम में 15,000 भी नजर आ रहा है और क्रेडिट साइड पर 1900 भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डेबिट नेचर के ऊपर जो चीज है, जो डेबिट बैलेंस है, वो है एसेट की कॉस्ट, और जो क्रेडिट में है ये उसकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बहुत हद तक चांसेस है ये ओपनिंग है। तो 15,000 में से
1900 लेस करके भी लिखा जा सकता है, और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो मुझे ऑप्शन दी गई हो वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जस्ट क्लोजिंग वाली लिखी हो। एक ऑप्शन इस तरीके से हो सकती है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है मेरे पास कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी हो, और फिर एक और माइनस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो इस तरीके से, क्योंकि एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मजीद एड अप हो रही है, तो दोनों चीजें लेस हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो ये इन दो तरीके कार से हमें पेपर में सॉल्यूशन में प्लस माइनस में लिखा हुआ मिल सकता है। तो 15,000 और 1900 को अब हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं जाके। 15,000 और 1900 पीपीई के अंदर हम गए, हमने कहा 15,000 माइनस 1900, ये हमने लिख दिया पीपीई का, क्योंकि एक ही लाइन आइटम में चीज दी गई है। ट्रायल बैलेंस में से हमने ये चीज उठाई और लिख दी। डिलीवरी व्हीकल, ये व्हीकल्स आ गई हैं। व्हीकल्स भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होती हैं। 93, 50 और 4500। 93, 50 कॉस्ट और 4500 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो ये भी हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कर देंगे, प्लस 93, 50 माइनस 4500। ये आ गई उसकी व्हीकल की कॉस्ट, ये उसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये हमने एक ही लाइन आइटम में, हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ था, अब हमें भी, हमारी मजबूरी है कि हमने इसे एक लाइन आइटम में ही करना है। ओपनिंग स्टॉक, आप ये देखेंगे कि आपका सिस्टम पीरियोडिक है या परपेचुअल है। आपको ओपनिंग स्टॉक एक चीज नजर आई, नीचे जाके आपको परचेजेस नजर आई, इट मींस के पीरियोडिक सिस्टम है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मुकम्मल तौर पर अगर बात करूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रसीड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये पूरी की पूरी लाइन आइटम हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बस तरतीब से ही काम करेंगे, क्योंकि पेपर में तरतीब से काम करेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, आप टिक नहीं लगा सकते वहां पर। तो जिस तरीके से मैंने ये लिखा था, इसी तरीके से आप अपने फॉर्मेट के ऊपर लिख देंगे, और अब आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना है। यहां पर मैं बनाता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिख लेता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा 5500 आ गया, ये मैंने लिख दिया। अगर एक लाइन आइटम मिले, अगर अलग अलग लाइन आइटम्स मिल रही हैं, तो फिर ये यहां पर से टिक हो गया कि ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखा हुआ है। दोनों सिचुएशंस आपको आनी चाहिए। अलग अलग से लिखा हुआ हो तो कैसे होगा, एक सिंगल लाइन आइटम मिले तो क्या होगा, ज्यादा चांसेस सिंगल लाइन आइटम के हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस टू। ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया। नेक्स्ट आप बढ़े, ट्रेड रसीवेबल 5255। रिसीवेबल में जाएंगे 5255, 5255। आपने ट्रायल बैलेंस वाली चीज ये लिख दी 5255। प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल 400, चांसेस यही हैं ये होगी ओपनिंग। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है, इस ओपनिंग का टी अकाउंट बना दें। सिर्फ सिर्फ प्रोविजन का टी अकाउंट बना दें, वैसे प्रोविजन भी डायरेक्टली डील हो सकती है, तो लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ सिर्फ प्रोविजन का टी अकाउंट, पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, या जिसमें कोई एडजस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अगर कोई परचेजेज है नहीं लिखी या इस तरह की कोई कहानी है, तो उसका टी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज सारी सारी चीजें डबल एंट्री के जरिए होंगी। तो ये बीडी आपने लिख दिया 400। अब अगर आप यहां पर लिखते हैं 400, तो फिर यहां पर नहीं लिखना, ये यहां पर नहीं लिखना। अब इसका पेपर में क्या तरीकाकार होगा, पेपर में आप किस तरीके से डील करेंगे। पेपर में बड़े आराम से जजमेंट होती है। मसलन सॉफ्टवेयर से ही आप मदद लेंगे। सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप
ट्रेड रिसीवेबल वाले कॉलम में जाएंगे और आप ओपन करके देख लेंगे यार इसके अंदर कैसे डीलिंग की हुई है, इसके अंदर प्रोविजन लेस ओपनिंग भी नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर ओपनिंग नजर ही नहीं आ रही आपको, इट मींस वो यहां पर सिर्फ सिर्फ क्लोजिंग लेकर आया और एडजस्टमेंट क्लोजिंग की हुई है। और अगर आपको ओपनिंग भी लेस होते हुए नजर आ रहा है तो इट मींस उसने ओपनिंग को लाइन आइटम के तौर पर डील किया है। तो दोनों तरीके कार आपको आने चाहिए हैं, क्योंकि माइनर माइनस ही वैल्यूज से काम फर्क हो जाता है। एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, यहाँ पे 1300 नजर आ रहा है, ये कोई एडजस्टमेंट का होगा। तो आपको दोनों तरीके कार आने चाहिए हैं। अगर आपने यहां पर टी अकाउंट में लिखा है तो फिर ये चीज यहां पर नहीं आनी चाहिए। रूल क्या है? रूल ये है कि आपने इंश्योर करना है कि कोई अमाउंट ओमिट ना हो ट्रायल बैलेंस से और कोई अमाउंट डुप्लीकेट ना हो। दो जगह पर नहीं लिखी जानी चाहिए, किसी एक जगह पर लिखी जाएगी। तो किसी एक जगह पर आपने बस इसको लिखना है। तो मैंने टी अकाउंट बना दिया आपके लिए, तो मैंने वहां पर से डिलीट कर दिया। एडवांस 2160, आप देखेंगे 2160 एडवांस करंट एसेट में एडवांस मौजूद है या नहीं है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे करंट एसेट में एडवांस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी। एडवांस डेबिट में है क्रेडिट में है, एडवांस डेबिट में है। अब ये नहीं पता ये एडवांस कौन सा, एडवांसेस टू सप्लायर है या कुछ और एडवांस है, एडवांस फॉर फिक्स एसेट है। तो खाली एडवांस लिखा हुआ है और आपको ऐसी चीज नजर आ गई है तो आप अपने पेज के ऊपर रफली लिख लें कि मैंने अभी एडवांस वाली ये चीज है ना उसको डील नहीं किया। ये कोई ना कोई एडजस्टमेंट से पता चलेगा, क्योंकि मुझे फॉर्मेट में नजर नहीं आया एडवांस करंट एसेट्स। इट मींस इसका कोई और मसला है, ये कोई एडजस्टमेंट से रिलेट करता है। अगर मुझे नजर आ जाता तो मैं इसको पोस्ट कर लेता, मुझे नजर ही नहीं आया, मींस मेरे फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा। अगर फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा तो फिर लिखना भी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस को पोस्ट इस तरीके से नहीं करना। आप अलहदा से क्या कर लोगे, रुक जाओगे, सब्र कर लोगे, एडजस्टमेंट पढ़ोगे, फिर ये डील हो जाएगा। तो हमने अभी लिखा नहीं, ओमिट नहीं करना, बस इसका लिख लिया कि ये अभी ओमिट है, या आपने ऐसे ही करके कहीं पे साइड में करके 2160 जस्ट लिख लिया कि एडवांस फॉर्मेट में नहीं जा रहा, ये कहीं और जा रहा है, तो आपने एक दफा एक लाइन आइटम के तौर पर लिख दिया। फॉर्मेट में नहीं फिट करना, बस इतनी सी चीज आपने समझनी है। कैश मेरे पास आ रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस 1255। 1255 को मैंने यहां से उठाया और ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया 1255। ये चला गया कैश एंड बैंक बैलेंस, फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट है जी कैपिटल 10,800, फॉर्मेट में 10,800 कैपिटल मौजूद है और साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स को, इकट्ठी की हुई अर्निंग्स को। जस्ट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग को अलग कर दिया। हम लिखते होते हैं कैपिटल एड प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो इतने से को अगर अलग कर दिया जाए, और इसका कोई पिछले साल का ओपनिंग भी हो सकता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, तो इसको अलहदा कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, इकट्ठी की हुई अर्निंग्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये हो गई बात हमारी अलहदा से कि रिटेन अर्निंग का अलहदा से है, तो कैपिटल अलहदा से मौजूद है। जो कैपिटल की वैल्यू है वो हम लिख देंगे 10,800।
10,800 आप गए और 10,800 आपने कैपिटल में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस। फिर बात आती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? प्रॉफिट नॉट एडेड इन कैपिटल बट रिटेन्ड सेपरेटली। इफ दिस इज गिवन इट वुड बी एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। तो 6660 ये भी ओपनिंग है, ये रिटेन्ड अर्निंग का आपने ओपनिंग उठा लिया 6660। अब इस रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग में प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, ड्राइंग इसमें से लेस होगी। बस इतनी सी कहानी है। कैपिटल में नहीं करेंगे, जस्ट कहां पे कर देंगे? रिटेन्ड अर्निंग में कर देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स 3,000 के आ रहे, 3,000 के लॉन्ग टर्म लोन। तो 3,000 लॉन्ग टर्म लोन उठाएंगे और लॉन्ग टर्म लोन में लिख देंगे। ट्रेड पेबल 2900 आ रहा है, 3,000 लॉन्ग टर्म लोन, 2900 करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ये अभी सारा काम आप रफ कर रहे हैं। 1500 शॉर्ट टर्म लोन, 1500 शॉर्ट टर्म लोन है। 39,770 सेल्स रेवेन्यू है, 39,770 सेल्स रेवेन्यू है, 39,770। और 1500 शॉर्ट टर्म लोन है। ये आपने हाईलाइट कर लिया, ये हमने ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कर ली है। परचेजेस 26,200 परचेजेस में ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 26,200 ऐड हो जाएगा। यहां पर 26,200 हम ऐड कर देते हैं प्लस परचेजेस। अलहदा से फॉर्मेट में गिवन है तो परचेजेस में 26,200 आप लिख लें। अभी ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, इसमें डेप्रीसिएशन शामिल नहीं है। 3510, 3510 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर हम लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एडमिन और सेलिंग दो दिए गए हैं, इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल्स सप्लाईज 3510, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3510, ट्रायल बैलेंस की 3510 की एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें लाइन आइटम के अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं। एक नजर आ रहा है सेलिंग, एक एडमिन। अब किस में लिखा जाए? सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो 3510 आप सॉफ्टवेयर में ओपन करके चेक करेंगे तो अगर आपको 3510 कहीं पे मिल जाता है तो गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर आप इसे सॉफ्टवेयर में उस तरीके से क्या नाम है अपने लफली किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। सम मैंने 3510 फिलहाल एडमिन एक्सपेंसेस में आपके लिए लिख दिया है, एडजस्टमेंट आएगी तो देखी जाएगी। करना क्या है? कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, कोई मिसिंग नहीं रहना चाहिए। जो सी चीज थी एडवांस की वो भी हमने लिख ली हुई है सेपरेटली। प्रोविजन वो भी लिख ली हुई है ओपनिंग के तौर पर अलहदा से। तो मैं यहाँ पर पास ही करके एडवांस भी लिख देता हूँ कि हमने एडवांस को भी डील करना है। एडवांस आ गया 2160। कोई चीज नहीं मिल रही उसको फॉर द टाइम बीइंग आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मसलन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप अलहदा से करके लिख लें कि यार ये मुझे सॉफ्टवेयर में कहीं पे सही तरीके से नहीं मिल रहा कि अब ये मैं इसे एडमिन में लिखूं सेलिंग में लिखूं, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हो सकता है इसकी बाइफरकेशन करके देनी हो। तो 3510 ये मैं अलहदा से करके लिख दूं। 3510 यहाँ से मैं मिटा देता हूँ और अलहदा से करके हम लिख लेते हैं। ये किधर लिखा गया? ये लिखा गया 3510। एक ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली हमने फॉर्मेट में अभी पुट नहीं की, लेकिन हमने ओमिट नहीं की। कोई चीज ओमिट नहीं होनी चाहिए, कोई चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी।
मसलन मैं यहाँ पर इन दोनों को अगर काट दूं तो मुजायका नहीं होगा कि डुप्लीकेशन ना हो। या समझाने के लिए, दोनों तरीके कार समझाने के लिए मैंने लिखे रहने दिया, अदरवाइज डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से एग्जामिनर ने परफॉर्म किया हुआ है उसी तरीके से हमने काम करना है। हमने अपनी मर्जी नहीं करनी है कि परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक को अलहदा से फॉर्मेट बनाकर ही लिखें। कॉस्ट ऑफ सेल्स खाली एक लाइन आइटम है तो खाली लाइन आइटम के अंदर ही परफॉर्म करेंगे ताकि पेपर में आराम से हम काम कर सकें। सेल्स सप्लाईज 840। सेल सप्लाईज आप गए और आपने कहा कि ये सेलिंग एक्सपेंसेस टाइप की चीज है, तो इसे सेलिंग एक्सपेंसेस में 840 को लिख दो। ये 840 आ गया। देन सेल्स ऑफिस रेंट 1800। सेल्स ऑफिस रेंट 1800, ये भी सेलिंग से रिलेटेड है, ये भी सेलिंग में लिख दिया। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो सॉफ्टवेयर में जाएं और ड्रिल डाउन करके चेक करें कि क्या वहां पर नजर आ रही हैं। आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, यस वहां पर नजर आ रही हैं। फाइनेंस चार्जेस 560, ये भी आप जाएंगे 560 लिख देंगे। पहला स्टेप हो गया मुकम्मल। अब अगले स्टेप्स में मार्क्स कैसे अचीव करने हैं। मार्क्स की अचीव करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल इशूड किया हुआ है आई कैब ने, उसको अगर दिखाऊं तो यहां पर हमें मार्क्स नजर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20 का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको हर लाइन आइटम के मार्क्स नजर आ रहे हैं। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के, क्योंकि लाइन आइटम ज्यादा होंगी, उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं। 3.5 मार्क्स एडमिन सेलिंग के, 1.5 मार्क्स, आधा मार्क्स जिसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग है, कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं हो रही, उसका आधा आधा मार्क्स। जिसमें कोई एक एडजस्टमेंट आ गई तो उसके अंदर एक एक मार्क्स ऐड अप हो गया। हर एडजस्टमेंट क्या लें, 2-2 मार्क्स की होगी, होप सो। और हर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस की आधा आधा मार्क्स की होगी। हम इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे पीपीई है, ये देखें, इसमें भी लगता है ओपनिंग में से लेस किया फिर प्लस किया दूसरा एसेट, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको करवाया है। ये देखें, ये ओपनिंग और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, और ये भी ओपनिंग कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस से आई होगी। लेट्स चेक इट आउट। 20 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी चीज मिल जाएगी और आप मजीद सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जनाब यस इसी तरीके से ही होना है। 163। ये आ गया जी क्वेश्चन, ये उसका फॉर्मेट, और ये आगे आपकी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अगर आप ये देखें, ये 1200 आ रहा है, और ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये दूसरा एसेट है, 2100 पे आ रहा है, ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई। 1200, 300, 2100, 650। और ये चेक कर लो, 1200 माइनस 300, और 2100 माइनस 650, यही हाईलाइटेड है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरीके से एग्जामिनर कर रहा है हम उसी अंदाज में सीख रहे हैं और उसी अंदाज में कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ।
लें जी, ये हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आ गए। अब पेपर में मार्क्स अचीव करना है, एडजस्टमेंट, आसान एडजस्टमेंट पिक करनी है। सबसे आसान एडजस्टमेंट सबसे पहले, जो ही आपने वो पिक की, समझे आपने 2 मार्क्स अचीव कर ली। सारी एडजस्टमेंट को हल्का सा गो थ्रू करना है, हल्का सा गो थ्रू करना है, और फिर आपने जज करना है कि कौन सी एडजस्टमेंट पहले, कौन सी एडजस्टमेंट बाद में। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, नॉर्मली क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट अगर ज्यादा लेंथी हो, 3-4 लाइन आइटम्स की हो, तो जरा सी मुश्किल होती है। अगर 1-2 लाइन आइटम्स की है तो आसान होती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 7.4 मिलियन, 7400, हमारा ₹1000 में डाटा है ऊपर। ऑफ विच गुड्स 500 वर स्लाइटली डैमेज एंड कैन बी सोल्ड फॉर 600 आफ्टर इंक्रीजिंग रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ 160। तो ये एनआरवी और कॉस्ट की एडजस्टमेंट आ गई, और कॉस्ट है 7400, उसमें एक गुड्स है 500 की, जो कि 600 की बिक सकती है, लेकिन 160 का खर्चा करना पड़ेगा। तो मसला सिर्फ और सिर्फ किस में है, इस एडजस्टमेंट में। ये बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट है, डील करने लगा हूं मैं। आपने एडजस्टमेंट पढ़ी, आपको आसान लगी, डील कर जाओ। अगली एडजस्टमेंट में पहुंच जाओ, उसको पढ़ो, वो मुश्किल लगे, उससे अगली पे पहुंच जाओ। ये तरीका कार होगा। पहली एडजस्टमेंट पढ़ी, आसान लगी, 500 की कॉस्ट है जिसका मसला है, तो 500 की कॉस्ट लिखी आपने। आपने इसका कहा कि एनआरवी कितनी है, ये कॉस्ट आई, इसकी एनआरवी है सेल प्राइस 600 माइनस सेल करने का खर्चा 160, इसका मतलब है ये बन जाएगी 440। एनआरवी होगी 440। 500 वाली चीज को 440 पर गिराना है, इसका मतलब है 60 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बस। 7400 में से इसका मतलब है 60 लेस हो जाएगा, 7340 की वैल्यू बन जाएगी। तो कॉस्ट आपकी आई 7400, इसमें से एनआरवी की एडजस्टमेंट की आपने 60 की, तो बन गया 7340 की का क्लोजिंग स्टॉक। आप ये उठाएंगे और जाकर सॉफ्टवेयर में देखेंगे, क्या सॉफ्टवेयर में ऐसी वैल्यू है जो स्टॉक में नजर आ रही हो। इट मीन्स आपने सही वर्किंग की। पहले काम करेंगे, पहले नहीं ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देंगे, पहले काम करेंगे। तो इसकी फिर डबल एंट्री सोचेंगे कि इसकी डबल एंट्री क्या है। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। उसके बाद आप डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस वाला रूल अप्लाई करेंगे। डेबिट नेचर, क्रेडिट नेचर। इसमें डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट लेस होता है। इसमें क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट लेस होता है। One of the easiest approach you can say, and one of the logical approach, most logical approach। इसका शॉर्टकट भी सिखा चुका हुआ हूं, कंट्रोल भी सिखा चुका हुआ हूं कि कंट्रोल क्या है। तो डेबिट, स्टॉक की नेचर डेबिट है, इसका मतलब है ये वाला स्टॉक ऐड होगा 7340 से। 7340 स्टॉक में लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेस होने की रीजन ही यही है कि ये क्रेडिट होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जाके ये माइनस कर देंगे, और स्टॉक में बैलेंस शीट में जाके ये प्लस कर देंगे आप। अब चलते हैं हम स्टॉक में जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास करंट एसेट में जो स्टॉक है 7340 हमें नजर आ रहा है एज एन ईयर एंड एडजस्टमेंट। 7340 ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, और सॉफ्टवेयर में अक्सर औकात ऐसे लिखा हुआ मिलता है, 7400 माइनस 60 इज इक्वल टू 7340। नॉर्मली पीरियोडिक सिस्टम में ऐसे लिखा हुआ मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर। एज पर सॉफ्टवेयर जो मैंने जजमेंट की है, या एज पर क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल के, वो इसी तरीके से कर रहा है 7340। इसके ऊपर डिस्कशन हम मुकम्मल तौर पर देख चुके हुए हैं, पूरी इन्वेंट्री की सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर चुके हुए हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। 7400 माइनस 60, 7340। ये आपने 7340 एक लाइन आइटम ये सिलेक्ट की, जो ही ये सिलेक्ट की समझे आपको 1.5 मार्क्स मिल गया। आधा मार्क्स ट्रायल बैलेंस का और 1 मार्क्स इसकी एडजस्टमेंट का। दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक 7340 लेस कर देंगे।
आपकी ये दूसरी लाइन आइटम भी तकरीबन तकरीबन मुकम्मल होगी। आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सेलेक्ट करके चेक करेंगे कोई और इसमें और चीज तो नहीं आ रही, मसलन कैरेज इन्वर्ट, तो वो तो आ ही नहीं रही, वो तो पहले से ही डील हो चुकी। तो इसका मतलब जो ही आपने ये सिलेक्ट किया, इसके अंदर ओपनिंग ये तकरीबन आपके ये 2 मार्क्स यहां से भी मुकम्मल हो गए। यूं एक एडजस्टमेंट की। अब सॉफ्टवेयर में ये चीज सेलेक्ट करनी है, साथ ही आपने एक ये वाली लाइन आइटम में सिलेक्ट करना है, साथ ही एडजस्टमेंट की, साथ ही ये सिलेक्ट कर दिया आपने। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये टोटल जो भी वैल्यू बनेगी 24,360, ये ऑप्शन आ रही होगी। आपने ये सिलेक्ट की ऑप्शन, जो ही सिलेक्ट किया आपको मार्क्स मुकम्मल मिल गए। -7340। आपके ये 2 मार्क्स मुकम्मल हो गए 24,360 के। अब एक एडजस्टमेंट करने से इसका मतलब है आपके 2 मार्क्स जमा ये तकरीबन 1 या 1.5 मार्क्स, 3 1 मार्क्स आपके यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट करने से हो गए। सिर्फ एक एडजस्टमेंट को मुकम्मल करने से 3 मार्क्स, क्योंकि जितनी लाइन आइटम सिलेक्ट होंगी सॉफ्टवेयर में उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जो सी नहीं सिलेक्ट होगी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पूरा सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड पे जाके सिलेक्शन शुरू करो तो फिर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे मार्क्स लेना। लेकिन अगर आप एक एडजस्टमेंट करो और साथ ही 3 मार्क्स सिक्योर हो रहे हो, तो इस तरीके से आपके आराम से पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। 15 मार्क्स 14 मार्क्स कहीं पे गए नहीं इंशाल्लाह। ये एक पास पेपर का सोल्यूशन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, और उसमें से आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह 14 15 मार्क्स आराम से अचीव होंगे। ट्रायल वाले पोस्टिंग के अंदर कोई मसला नहीं होता, मसला सिर्फ सिर्फ एडजस्टमेंट को डील करने का। आपने एक एडजस्टमेंट डील की, पड़ी आसान लगी डील कर दी, मुश्किल लगेगी अगले पेज चले जाएंगे। दो चीजों का ख्याल रखना है, दो एडजस्टमेंट सबसे एंड पर करनी है, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल हो। दो एडजस्टमेंट, एक PFDD को लिंगर करना है, उसकी एडजस्टमेंट करो, और एक डेप्रीसिएशन को। रीजन क्या है? डू एट एंड। रीजन क्या है? रीजन भी बताऊंगा। रीजन ये है कि PFDD डिपेंड करता है डेटर पर। तो अगर डेटर्स में एडजस्टमेंट है तो फिर, और वो हिडन है, पहले से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो पता चलेगा यार यस डेटर की एडजस्टमेंट मुकम्मल हो चुकी है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन डिपेंड करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट पर। तो अगर इसमें कोई एडिशन नहीं लिखी हुई, कोई एडिशन पेंडिंग है, तो फिर ये भी नहीं सही वर्कआउट हो सकती। इस वजह से इन दो को पेंडिंग करना है, डू एट एंड। ये वाली एडजस्टमेंट पढ़े तो आगे चले जाए। एक काम आपने जरूर करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको डाटा जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। किधर गया सॉफ्टवेयर? ऐसे लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन, राइट साइड पर उसके आंसर स्क्रिप्ट। आपने ये इन्वेंट्री मुकम्मल देख ली कि क्या है, ये आपने सिलेक्ट कर दी, आपका 1.5 मार्क्स मिल गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने कर ली, आपने सिलेक्ट कर दी कि भाई ये वाली फाइनल है, आपको 2 मार्क्स मिल गए। इस तरीके से काम करना है आपने। अगली चीज जो मैं कहने लगा था, अब आप तरतीब से एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। आप अपनी पास एडजस्टमेंट की एक लाइन बनाएंगे, आपने कौन कौन सी कर ली है। अच्छा, कैसे बनाएंगे? अपने पास आप ऐसे लिखेंगे, अपने जहां पे भी रफ वर्क कर रहे हैं, जहां पे भी आप अपने पास बना रहे हैं, तो आप यहां पर लिख लेंगे कहीं पे भी एडजस्टमेंट नंबर। अब अगर आपने एडजस्टमेंट नंबर 5 सबसे पहले किया, दरमियान में कहीं पे 5 लिख दो। फिर आपने 9 की है या 8 की है तो 8 लिख दो। फिर आपने 1 किया तो 1 लिख दो। फिर आपने 3 किया 3 लिख दो।
इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन सी एडजस्टमेंट मजीद अभी बाकी हैं जो करने वाली हैं। मैंने पहली की है, अब मैं जानबूझ के तीसरी करूंगा, दूसरी पढ़ता भी नहीं हूं, फिर पांचवी करूंगा जानबूझ के। ले जी, तीसरी एडजस्टमेंट, एडवांस फ्रॉम, मैं दूसरी पढ़ी नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। 60% ऑफ द सेल्स ऑफिस रेंट रिप्रेजेंट्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट अप टू तीसरी, ठीक है, एक्रूअल की एडजस्टमेंट है। एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर अमाउंटिंग रुपीज 475, नेट ऑफ 5% डिस्काउंट हैज बीन इंक्लूडेड इन सेल्स, सेल्स में शामिल है। गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू दी कस्टमर आफ्टर ईयर एंड, जिसमें चीज शामिल है, इंक्लूडेड जिसमें है मींस उसमें गलती है, उसको खत्म करना। एडवांस कस्टमर से आया हुआ है 475 का, सेल्स में लिख दिया है, इसकी एंट्री तो होती है कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, लाइटी में आना चाहिए। और हमेशा नेट ऑफ 5% डिस्काउंट है तो ठीक है भाई, डिस्काउंट पहले से ले लिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट है, कोई एंट्री नहीं होनी इसकी। 475 एडवांस है, सेल्स में पड़ा हुआ है, तो सेल्स में अगर पड़ा हुआ है और इसकी चीजें बाद में जानी है, तो इसका मतलब ये सेल्स में नहीं होना चाहिए, इसकी सेल्स अभी नहीं हुई, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओ, सेल्स को करो डेबिट और एडवांस लायबिलिटी को करो क्रेडिट। अब सेल्स को डेबिट करेंगे तो क्या होगा, मैं इसकी जहां पे एडजस्टमेंट मैंने लिखी हुई है वहां पर जाके डील करता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 3, सेल्स डेबिट एडवांस क्रेडिट। अब सेल्स की नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट नेचर, और एडवांस लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, दोनों क्रेडिट क्रेडिट है। अब सेल्स डेबिट होने से क्रेडिट में डेबिट लेस होता है, और ये क्रेडिट करने से क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, बस ये आपने याद रखना। सेल्स को कम कर दो, लायबिलिटी को बढ़ा दो। अब लायबिलिटी ढूंढेंगे, जाके सिलेक्ट करेंगे, 475 की लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर नजर आनी चाहिए, आपको फॉर्मेट में नजर आना चाहिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर, या फिर अदर लायबिलिटीज के अंदर फॉल कर रहा होगा। अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर मौजूद है लायबिलिटीज के अंदर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो गुड है, वहां पे जाके लिख दोगे। और अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइन आइटम मौजूद नहीं है, तो फिर अदर पेएबल्स के अंदर ये फॉल कर रहा होगा, बस इतनी लॉजिक याद रखनी। ले जी, तो अब हमने जाना है इसकी एडजस्टमेंट को कर देना है। 475 एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये प्लस हो गया लाइबिलिटी के अंदर, और सेल्स में से लेस कर देना है, सेल्स माइनस, सेल्स में से माइनस 475 लेस कर दिया आपने, 475 माइनस कर दिया। इसके फौरन बाद जाएंगे सॉफ्टवेयर में, देखेंगे यार एडजस्टमेंट जो है सेल्स में सिर्फ एक ही है या एक से ज्यादा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट नजर आ रही है, 39,770 माइनस 475, 39,770 जमा 475, तो आप कहेंगे यस माइनस होना है, और माइनस होके वैल्यू पहले से हाईलाइट होगी, पहले से ही मौजूद होगी, आपने फौरी तौर पर उस लाइन आइटम को सिलेक्ट कर देना है। जो ही आपने ये की, आपका इसका 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स मुकम्मल हो गया। जो ही आपने ये सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट की 475, आपका इसका एक लाइन आइटम मुकम्मल हो गया। कम से कम 1 मार्क्स तो बनता है, जहां पे सिर्फ सिर्फ ट्रायल बैलेंस की वैल्यू हो रह जाए उसमें आधा मार्क्स, अदरवाइज कम से कम 1 मार्क्स। आधा मार्क्स ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग वाली वैल्यू का, और कम से कम आधा मार्क्स एडजस्टमेंट का, वैसे चांसेस है 1.5 मार्क्स बनेगा। 1.5 मार्क्स यहाँ का, 1.5 मार्क्स सेल का। यूं आपके मार्क्स ऐसे ऐसे अचीव होंगे।
अब लाइन आइटम एक एडजस्टमेंट की आपके दो एडजस्टमेंट की 5-1 मार्क्स मुकम्मल हो चुके होंगे, क्योंकि 7-8 एडजस्टमेंट से ज्यादा काम नहीं होता है। और हर एडजस्टमेंट नॉर्मली दो लाइन आइटम्स को ऐड करती है, क्योंकि डबल एंट्री है। तो हर एडजस्टमेंट की अगर दो दो मार्क्स रखें, 7 एडजस्टमेंट है, 7 दूनी 14, और हर ट्रायल बैलेंस का आधा आधा मार्क्स रखें तो तकरीबन 20 मार्क्स पूरे होते हैं। अब मैंने 1 नंबर एडजस्टमेंट की, फिर मैंने 3 नंबर एडजस्टमेंट की। मैं गया जहां पर काम कर रहा था, मैंने 1 नंबर एडजस्टमेंट लिखी, मैंने 3 नंबर एडजस्टमेंट लिखी। अभी दो पेंडिंग है। फिर मैं गया 5 नंबर एडजस्टमेंट। भाई ये कि 5 नंबर एडजस्टमेंट आसान है। से डिलीवरी व्हीकल्स कॉस्ट इंक्लूड्स an amount of 150 paid in June 20 for repainting of an old delivery vehicle. However, due to heavy workload, vehicle was not painted till year end. आपने कहा यार ये तो जरा सी मुश्किल लग रही है, मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल पेंडिंग कर देता हूँ। पेंडिंग कर दिया आपने। आपने कहा नहीं 5 नंबर नहीं, एडजस्टमेंट आसान है, मुश्किल है, 5 नंबर नहीं करते। दो पढ़ी आपको मुश्किल लगी, आपने पेंडिंग कर दी, 3 पे आ गए। 4 पढ़ी आपको मुश्किल लगी, आपने पेंडिंग कर दी, 5 पे आ गए। 5 नंबर मुश्किल लगी, आपने पेंडिंग कर दी, आप 6 पर आ गए। 6 नंबर देख लेते हैं। BL डेप्रिशिएट्स बिल्डिंग एट 4% यूजिंग, ये तो डेप्रिसिएशन है, ये तो करनी एंड पर है। तो आपने कहा ये डेप्रिसिएशन, तो सर ने कहा था डेप्रिसिएशन और प्रोविजन क्या करो, एंड पर करो, बाकी एडजस्टमेंट डील करने के बाद, क्योंकि कोई पता नहीं एडजस्टमेंट्स हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, जैसे इस क्वेश्चन में है। 4 नंबर की एडजस्टमेंट भी है, 5 नंबर की एडजस्टमेंट भी है, जो कि जब तक होंगी नहीं तब तक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होना नहीं सही। 7 नंबर एडजस्टमेंट पे आए, स्पेसिफिक प्रोविजन एट 75% इज टू बी मेड एज अगेंस्ट असद बाकस बैलेंस ऑफ 380। ठीक है जी, इतना काम तो हम कर सकते हैं कि प्रोविजन की वर्किंग बना दे। A general provision for doubtful receivable is maintained at 4% of the remaining trade receivable। तो हम इसका फॉर्मेट बना देंगे और स्पेसिफिक प्रोविजन को हम डील कर देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन में मसला नहीं है, बैलेंसिंग बनानी पड़ेगी। आप गए वर्किंग के अंदर, आपने कहा अच्छा वर्किंग बना देते हैं हम। आपने कहा कि डेटर का एक बैलेंस होता है, एक डेटर के बैलेंस के ऊपर रेट लगता है, और एक PFDD का बैलेंस निकल आता है। एक आपने कहा एक स्पेसिफिक बंदा है जिसका 380 बैलेंस है, इसका 75% रेट लगाना है। टोटल जोन सा भी डेटर आएगा, बाकी का जनरल हो जाएगा, जनरल का रेट 4% लगेगा। आपने कहा 75% लिया, 380 का 75% कितना है, यहाँ कहीं पे वर्किंग भी की होगी मैंने। नहीं की हुई, चलो ठीक है, ये वर्किंग की हुई है। 285 होगा, 285 बैलेंसिंग आएगा, बाकी का डेटर का बाद में देखेंगे। अभी आपने बस इतना सा काम करके छोड़ दिया कि स्पेसिफिक को डील कर दिया। आपने कहा बाकी एडजस्टमेंट्स होंगी, डेटर का बैलेंस फाइनल होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट करूंगा। आपने 7 नंबर को भी पेंडिंग छोड़ा, जितने इतना थोड़ा सा काम करके। आप 8 नंबर पे आए, अनयूज सेल सप्लाईज एट ईयर एंड अमाउंटिंग टू पीस 320। ये तो सबसे आसान एडजस्टमेंट है। अनयूज्ड सेल सप्लाईज एट ईयर एंड 320। सेल सप्लाईज बिल्कुल उसी तरह से डील होती हैं जिस तरीके से आपका स्टॉक डील होता है, जिस तरीके से प्रीपेमेंट डील होती है। जो आपको फाइनल अकाउंट दिया हुआ है, इसके अंदर रूटीन की एडजस्टमेंट जो सबसे ज्यादा होती हैं वो डिस्कस की हुई है। एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की, ड्राइंग्स की, एडवांसेस की। ऑफिस सप्लाईज एट ईयर एंड ट्रीटेड जस्ट लाइक प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज, करंट एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। 17 नंबर एंट्री, स्टॉक करंट एसेट में सप्लाईज डेबिट और एक्सपेंस में क्रेडिट।
तो यही एंट्री आप लिखेंगे, सोचेंगे, करने के बाद फिर आप डील करेंगे। और आपने ये वाली एंट्री लिखी अपने पास, स्टॉक ऑफ सेल सप्लाईज डेबिट, सप्लाईज एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट 320 से। अब एक्सपेंस भी डेबिट नेचर पर है, स्टॉक भी डेबिट नेचर पर है, तो डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड, और डेबिट में से क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेस। अब 320 आप जाएंगे सॉफ्टवेयर में, करंट एसेट में देखेंगे, करंट एसेट में मेरे पास क्या मुझे फॉर्मेट में स्टॉक सप्लाईज का दिया हुआ है। करंट एसेट्स में सेल सप्लाईज दी हुई है। आपने फौरी तौर पे सिलेक्ट किया 320 और एडजस्टमेंट करके साइड पे कर दिया और एक लाइन आइटम के मार्क्स हासिल कर लिए। 320 और 320 इक्वल टू, कहानी खत्म। सेल्स में से 320 लेस करना है एंट्री करने के बाद, सेल्स सप्लाईज में से जो सेलिंग एक्सपेंसेस में आ रहा होगा 320 आपने कर दिया माइनस, यहां पर आपने लाइन आइटम लिखा और लाइन आइटम के अंदर लाइन बनी हुई थी, आपने कहा नहीं ऐ नहीं हो सकती, अभी सिर्फ सिर्फ रफली लिख लिया 320, ये भी कंक्लूड नहीं हो सकती। सॉफ्टवेयर में गए, सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट किया, आपने देखा इसमें तो लाइन लगी हुई है एडजस्टमेंट्स की, इसमें तो मजीद एडजस्टमेंट्स हैं। आपने सॉफ्टवेयर में से इस साइड को छोड़ा सेलिंग एक्सपेंसेस को, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर में से इसको सिलेक्ट कर दिया 320, और कम से कम भी एक मार्क्स आपने यहां पर हासिल कर लिया। दूसरी साइड पर गए आप, लेकिन वहां पर मुकम्मल डीलिंग हो नहीं सकती थी, आपको पता नहीं है कि 4996 पर पहुंचेगा किस पर पहुंचेगा, तो आधा मार्क्स अचीव हो गया, कह लें एक मार्क्स अचीव हो गया। आपने ये वाली एडजस्टमेंट की 8 नंबर, आप आए और आपने यहां पर 1 3 8 लिख दिया। अब आपको पता है 2 नंबर पेंडिंग है, 4 5 6 7 पेंडिंग है, 9 नंबर पेंडिंग है, तो पेंडेंसी आपको पता है कौन सी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप ऐसे टिक नहीं लगा सकते। Amount of operating expenses excluding depreciation is to be allocated into selling and admin amount of operating expenses। आपने कहा यस मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेपरेट किया था, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को साइड पर लिखा था मैंने 313510 को, कहता है इसको डेप्रीसिएशन को छोड़ दो, ये सेलिंग और एडमिन में बाइफरकेट करना है 60-40 रेशो में। तो आपने कहा अच्छा 3150 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो 60-40, तो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, 3510 का 60% लिया और 3510 का 40% लिया, और आपको पता चल गया कि इसको क्या करना है, अलग अलग करना है, इंटू 0.6, 2106 और 40% 1404। आपने ये दो हिस्से बनाए और आपने पढ़ा एडमिन में कितना देना है और सेलिंग में कितना देना है। सेलिंग पहले लिखा हुआ है और इधर से 60 पहले लिखा हुआ है, इट मीन सेलिंग को 60% जाएगा, एडमिन को 40% जाएगा। ये सेलिंग का हो गया। आप गए और जाके आपने इसकी बाइफरकेशन देख ली, लिख दी। दो तरीके से ये बाइफरकेशन हो सकती है, एक हो सकती है सॉफ्टवेयर में 2106 और 1404 ही लिखा हुआ हो, दूसरी हो सकती है किसी एक जगह पर 3510 लिखा हो। मसलन अगर सेलिंग में 3510 लिखा हुआ है तो माइनस 1404 कर दोगे और 1404 एडमिन में लिख दोगे। ऐसे आ सकती है लाइन आइटम्स। एक और अंदाज ऐसे आ सकता है कि आपको यही लाइन आइटम्स सेलिंग एडमिन,
एडमिन में 3510 लिखा हुआ मिले। अब इसमें से निकालोगे 2106, निकालकर इधर लिख दोगे 2106। ये दो तीन अंदाज में ये वाली एडजस्टमेंट अवेलेबल हो सकती है। एक अंदाज, दूसरा अंदाज, और ये हो गया इसका तीसरा अंदाज कि आपको सेलिंग और एडमिन वैसे ही लहदा लहदा लाइन आइटम मिल रही हो 2106 और 1404। तो ये तीन तरीकों से ये एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट हो सकती है। हम आए प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आए, हमने कहा कि जनाब सेलिंग में 2106 ये आ गया और 1404 ये आ गया। बाकी चीजें भी हो सकती हैं, तरीकेकार हो सकता है, लेकिन मैंने आपको तीनों तरीकेकार बता दिए। तीनों तरीकेकार से आपको आना चाहिए है तरीकाकार कि यार लिखा हुआ कहां पर है और कैसे प्रेजेंट किया गया है। जैसे भी प्रेजेंट किया गया हो आपको पता चलना चाहिए। आप भी, ये सबसे आसान एडजस्टमेंट थी 9 नंबर कि आपने बाइफरकेट कर दी। अब आपने जो ही ये काम किया, आपने जाना है और लिखना है जनाब मैंने 9 नंबर एडजस्टमेंट भी कर ली है। यहां पे आप एडजस्टमेंट नंबर लिख रहे हो। अब एक हो गई, तीन हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। अब आप दोबारा से शुरू होंगे यार, अब तो डील करना जरूरी है चीजों को। अब उनमें से जो पेंडिंग रह गई, दो पेंडिंग है, दो पेंडिंग है, चार पेंडिंग है, पांच पेंडिंग है, छह पेंडिंग है, सात पेंडिंग है। इनमें से आसान कौन सी है? अब 2 नंबर पर आए, कहते हैं 60% ऑफ सेल्स ऑफिस रेंट। सेल्स ऑफिस रेंट मीन सेलिंग एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। सेल्स ऑफिस रिप्रेजेंट्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट। ये रिप्रेजेंट करता है। एक है रिप्रेजेंट लफ्ज, एक है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का लफ्ज लिखा होगा, मींस यहां पर गलती है। दूसरी साइड पे रिप्रेजेंट एक डिफरेंट वर्ड है कि 60% ऑफिस सेज रेंट रिप्रेजेंट्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट अप टू 30 सितंबर 20। अगले साल से भी रिलेटेड कोई कहानी दे रहा है। हमारा ईयर एंड है 30 जून 20। अब डिफाइन योर ईयर। 60% ऑफ सेल्स ऑफिस रेंट। अब यहां से देखना पड़ेगा आपको, सेल्स ऑफिस रेंट, सेल्स ऑफिस रेंट है 1800, इसकी बात कर रहा है। आप दोबारा से सॉफ्टवेयर में गए, आपने क्वेश्चन में गए, 1800 का 60% की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको निकालेंगे, 1800 का जी 60% क्या है? अठारह का 60%, 10,800, सॉरी 1080। ये आ गया 1800 का 60%, 1080। अब डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। 30 जून 20, ये आपका ईयर एंड है। एडजस्टमेंट में क्या कहा जा रहा है? एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि 60% ऑफ सेल्स ऑफिस रेंट रिप्रेजेंट्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट। ये पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। 6 महीने का रेंट है, सालाना है, 9 महीने का रेंट है, एंडिंग दे दी है उसने 30 सितंबर 20 पर एंड होगा। इसका मतलब है ये जो है टेन्योर 30 सितंबर 20 तक का रेंट पे किया गया है। यहां से शुरू हो एनुअल। अगर कहा होता 6 महीने का रेंट है तो फिर ये ऐसे होना था, दोनों में एडजस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो जानी थी। अब टोटल 1080 12 महीने का है, 3 महीने का प्रीपेड है, अगले साल से रिलेट कर रहा है। तो आपने यहां पे स्टैंड होकर
3 महीने का बस काम करना है कि प्री पेमेंट कितनी है। 1080 तकसीम 12 1 महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, जुलाई अगस्त सितंबर तकसीम 12। 1080 को तकसीम आपने किया 12, तो एक महीने का आ गया 0.9, मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 270। 270 प्री पेमेंट हो गई, मैंने एक सिफर कम लगाई हुई थी, 270 की प्री पेमेंट हो गई। प्री पेमेंट की आपने एंट्री बनाई, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। कौन सा एक्सपेंस क्रेडिट? सेलिंग एक्सपेंस। कितना? 270। अब प्री पेमेंट की नेचर भी डेबिट, एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। आप गए, आपने करंट एसेट में देखा, आपको प्री पेमेंट नजर आई, प्री पेमेंट मुफ्ते में आपकी प्री पेमेंट हो गई। अब वहां पर जाएंगे, प्री पेमेंट में देखेंगे कोई एक प्री पेमेंट है, दो है, तीन है, कितनी लाइन आइटम्स हैं। हो सकता है सिर्फ एक हो सकता है दो तीन आपको सॉफ्टवेयर में नजर आए। आपको दो नजर आई तो आपने बस कहा कि अभी मैं पेज के ऊपर ही लिख लेता हूं 270। आपने पेज पे 270 लिख दिया, सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट नहीं किया, और गए और सेलिंग एक्सपेंसेस में भी जाके आपने 270 माइनस कर दिया, -270। अब स्टिल आपने सिलेक्शन करके देखी तो अभी भी एक आधी एडजस्टमेंट इजाफी आ रही थी, आप सेलिंग एक्सपेंसेस को अभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट है क्योंकि ये एक जरा सा टफ क्वेश्चन है। आपको एक लाइन आइटम में एक ही एडजस्टमेंट चांसेस मिल रही होगी, या दो एडजस्टमेंट मैक्सिमम। इस तरह से तीन चार एडजस्टमेंट्स मिलना मुश्किल है कि आपको हर लाइन आइटम के लिए तीन चार एडजस्टमेंट मिल रही हो। तो यूं आपने किया, एडजस्टमेंट नंबर दो भी डील की, जो ही आपने ये वाली एडजस्टमेंट डील की आपने यहां पर लिख लिया। अब इसका मतलब एक दो तीन हो गई, अब कौन सी रहेगी? चार पांच छह सात। अब आप आगे पढ़ेंगे, अब तो डील करनी है चार पांच छह सात, जो इसमें से आसान है वो डील करें। अब आपने पढ़ा एडवांस रिप्रेजेंट 60% पेमेंट मेड ऑन 1 फरवरी, ये एडवांस से रिलेट करती है, डेटर से इसका कोई लिंक नहीं है। डिलीवरी व्हीकल, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करती है, 5 नंबर एडजस्टमेंट, इसका भी डेटर से कोई लिंक नहीं है। ये भी डेप्रीसिएशन से लिंक करती है, इट मीन ये तीन पीपीई से लिंक करते हैं। यहां पर आपने डिसाइड किया कि यार ये तीन चीजें पीपीई से रिलेट करती हैं और जरा सी मुश्किल है, इसका मतलब है डेटर्स की एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है। हाँ, एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी आ सकती है कि डेटर से ही कोई हमने उधार पर चीज परचेज कर ली हो, पीपीई, फिर एक एंट्री बन सकती है पीपीई डेबिट और डेटर क्रेडिट। दैट इज पॉसिबल बट वेरी रेयर। आपने चीजें अपने ही कस्टमर से परचेज कर ली और उससे उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि यार मैंने जो आपसे पैसे लेने हैं वो एडजस्ट हो गए पीपीई में, और बैलेंसिंग अमाउंट अगर कोई है तो साथ पेबल भी स्टैंड कर सकता है, या बैलेंसिंग अमाउंट कैश के अंदर पेमेंट भी हो सकती है। बट दिस एडजस्टमेंट इज रेयर एडजस्टमेंट, रूटीन की एडजस्टमेंट नहीं, पॉसिबल में है। तो आपने कहा अच्छा यार अब काफी हो गई है, अब मैं डेटर को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। डेटर को जाकर देखता हूं सॉफ्टवेयर में से कि डेटर्स क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसमें सिर्फ सिर्फ प्रोविजन की वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू तो नहीं नजर आ रही है। तो आप गए, आपको कोई खास नजर नहीं आई, मींस डेटर की कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई, सिर्फ प्रोविजन की प्लस माइनस की कोई कहानी नजर आई। तो 5255 इसका मतलब है फाइनल थे। आप गए और आपने कहा वर्किंग के अंदर 5255 लिखो और बैलेंसिंग निकाल दो। यहां पर ये बैलेंसिंग निकाल के ये वाली वर्किंग करो और प्रोविजन की वैल्यू बना दो।
5255 बैलेंस 4875, 4% लिया 195 हुआ, 480 मेरी प्रोविजन का क्लोजिंग बना। आपने फौरी तौर पर लिखा प्रोविजन भाई तू तो क्लोज हो, सीरी 480 80 की प्रोविजन। अब प्रोविजन को डील करने की बड़े मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। इस 80 से आपके जो है डेटर मजीद कम हुए हैं। 400 से तो पहले कम हो रहे थे ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब दो तीन तरीके कार से आपको डेटर की प्रेजेंटेशन हुई हुई मिल सकती है। डेटर 5255 माइनस ओपनिंग PFDD जो कि आ रही थी 400, इसमें माइनस मजीद 80 PFDD इंक्रीज फॉर द ईयर। एक प्रेजेंटेशन हो गई, ये इस तरीके से दे सकता है आपको। दूसरी प्रेजेंटेशन आपको ऐसे दे सकता है कि डेटर्स का बैलेंस आ गया माइनस क्लोजिंग PFDD लिख दिया 480। तो ये दो प्रेजेंटेशन डेटर्स के लिए आपकी हो सकती हैं। इस तरीके से आप डेटर की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इस वक्त सोल्यूशन में ये वाली प्रेजेंटेशन हुई है 5255 माइनस 400 माइनस 80। आपने कहा अच्छा ऐसे हो सकता है, चलो ये वाली प्रेजेंटेशन इसका मतलब है -480 करना है। तो ये वाली प्रेजेंटेशन इसका मतलब हुआ कि ये वाली एक प्रेजेंटेशन ये हो गई और आपने इसको कंक्लूड कर दिया, लो जी ये वाला कहानी तो खत्म होना, पीछे सिर्फ सिर्फ एडजस्टमेंट्स रह जाए। कौन सी? PPE की। अब जो ही आपने ये किया, आपने कहा PPE की एडजस्टमेंट है, क्यों ना मैं कैश को भी सिलेक्ट कर दूं। पेंडिंग तो सिर्फ सिर्फ PPE रह गया या डेप्रीसिएशन रह गया, बाकी सारी चीजें आपकी मुकम्मल हो गई। आपने कैश भी सिलेक्ट कर दिया, आपने कैपिटल सिलेक्ट कर दिया, रिटेन अर्निंग नहीं सिलेक्ट हो सकती इस क्वेश्चन में। आपने लॉन्ग टर्म लोन सिलेक्ट कर दिया, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपने शॉर्ट टर्म लोन सिलेक्ट कर दिया, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपने ट्रेड एंड अदर पेबल्स में देखा तो आपको 1440 की एडजस्टमेंट मिली। आपने कहा कि यार लगता है कि कोई ना कोई स्टिल पेबल मजीद है, तो आप इसको रुक गए। तो जो ही आप ये वाली छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट को आपने सिलेक्ट किया, आपके मार्क्स आपको अचीव होना शुरू हो गए, चाहे भले आधा आधा मार्क्स अचीव हुआ। सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन से मार्क्स अचीव होने हैं, किसी और चीज से मार्क्स अचीव नहीं होने आपको। अब मच नीडेड कि आप चीजें सिलेक्ट करें सॉफ्टवेयर से। आप इतना कर चुके हुए हैं, इट मीन आपके मार्क्स 15 16 17 तो आ चुके हैं। अब एक दो एडजस्टमेंट्स हैं PPE से रिलेटेड सिर्फ पेंडिंग, जिसमें से मार्क्स अचीव करने हैं। आप टाइम हो तो कर दे, नहीं टाइम है तो मुश्किल चीज है छोड़ दे, या अंदाजे से बिस्मिल्लाह पढ़ के सिलेक्ट कर दे, यही पॉसिबिलिटी है। ले जी, अब हम डील करते हैं इन एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था। 4 नंबर एडजस्टमेंट, एडवांस रिप्रेजेंट 60% पेमेंट मेड ऑन 1 फरवरी 20 फॉर द परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर 20 अगले साल में। नो एंट्री वाज मेड व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड ऑन 1 अप्रैल 21। कोई व्हीकल की एंट्री पास नहीं की गई है। अब एडवांस दिया हुआ था, एडवांस खत्म होगा, इसकी एंट्री सबसे पहले बना लें कि इसकी एंट्री क्या बन जाएगी। इसकी एंट्री बन जाएगी PPE डेबिट 1 अप्रैल को होनी चाहिए थी। एडवांस खत्म करें जो कि 60% रिप्रेजेंट करता था, ये 100% है। बाकी का मतलब इसका मतलब है पेएबल आ जाएगा कितना, 40%। अब 60% एडवांस ये हमारे पास मौजूद है। एडवांस आपने कहा एडवांस 2160 है, ये जो लिखा हुआ था सेपरेटली आपने वो पिक किया और कहा कि ये आ गया 2160, इसकी कोई लाइन आइटम अवेलेबल नहीं थी।
ये 60% को रिप्रेजेंट करता है, तो 2160 को तकसीम 0.6 करेंगे तो आपके 100% पे पहुंच जाएंगे। आप पहुंच गए 3600 ओपनिंग पर, पीपीई पर। और बैलेंसिंग अमाउंट जो 40% बचती है माइनस 2160 कर दें, तो ये आपकी आ गई 1440 की एडजस्टमेंट हो गई। आपने एंट्री बनाई 3600 पीपीई में जमा कर दो 1 अप्रैल को, डेबिट में डेबिट ऐड, 3600 आपने ऐड कर दिया। एडवांस खत्म कर दो, ये जो एडवांस था एडवांस क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, ये नजर भी नहीं आना क्योंकि ये खत्म हो जाना है। और बाकी का पेएबल 1440, ये आपने कहा अच्छा ये वाला था, आपने जल्दी जल्दी गए 4340 को ऐड कर दिया। एक प्लस हो रहा था एक माइनस हो रहा था, आपने प्लस वाला सिलेक्ट कर लिया। जो ही आपने ये सिलेक्ट किया इसके भी 1.5 मार्क्स आपको मिल गए। अगली एडजस्टमेंट पर जाएंगे आप। डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट इंक्लूड्स, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट में शामिल है। अब डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट कौन सी, ये वाली 9350। ट्रायल बैलेंस में आते हैं सीडी, बीडी नहीं आते हैं। 9350 इसमें शामिल है 1.5 लाख पेड इन जून 20, इन जून 20 का मतलब 1 जून 20 को, फॉर रिपेयर रीपेंटिंग ऑफ एन ओल्ड डिलीवरी व्हीकल। ये तो रिपेयर थी। However, due to heavy workload, vehicle was not painted till year end. रीपेंटिंग ऑफ एन ओल्ड व्हीकल, दोबारा से पेंट करना है, मींस खर्चा था, आपका खर्चा था जो कि अभी तक नहीं हुआ। अगर ये हो गया होता तो एडजस्टमेंट क्या होनी थी, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर एडजस्टमेंट क्या होगी। रीपेंटिंग एक्सपेंस एडेड इन पीपीई, पीपीई को कर दो क्रेडिट और एक्सपेंस को कर दो डेबिट। ये अगर एक्सपेंस इनकर हो गया होता, अगर इनकर्ड नहीं हुआ, नॉट इनकर्ड येट मींस टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर, मींस ये एक एडवांस हो गया रिपेयर से रिलेटेड एक्सपेंस। तो फिर ये हो जाएगी इसकी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। पीपीई में गलत मौजूद है, वहां से निकाल दो, और प्री पेमेंट में लेके जाओ एडवांस में पेमेंट की हुई एक्सपेंस से रिलेटेड। तो ये एंट्री हो गई इसकी 120 की। 120 थी, कितना था, कितना शामिल था जी, 150 शामिल था। तो पीपीई प्रीपेड 150 डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अब 150 प्री पेमेंट में जाएंगे और ठीक कर देंगे। 150 डेबिट प्री पेमेंट में, और जो ही आपने ये सिलेक्ट किया आपका ये 420 सिलेक्ट हो गया। और पीपीई क्रेडिट, पीपीई में ये 150 आपने माइनस कर दी। जो ही आपने ये माइनस किया, आपका जो पीपीई है ये ठीक हो गया। अब आपको चाहिए दो चीजें अलग अलग से, एक है व्हीकल 4% पर डेप्रीशिएट ऑन स्ट्रेट लाइन, DL depreciate building at 4%, while delivery vehicles are depreciated at 15% using reducing balance method. 30% of the cost of the building represents land. तो अब आप इसकी वर्किंग बनाएंगे, सेपरेट करेंगे आपकी एसेट कौन कौन से किधर किधर मौजूद है। तो बेहतरीन तरीकाकार वही है सॉफ्टवेयर में, जैसे
हुआ था कि आप इसकी दो लाइन आइटम्स, दो एसेट्स को अलग अलग से डील करें, इकट्ठा ना करें। मींस मैंने इकट्ठा कर दिया, ये इकट्ठा ना करें। जो एडजस्टमेंट जिधर जिधर की है उधर उधर लिख दें। मसलन 3600 एडजस्टमेंट बिल्डिंग से रिलेटेड हो शायद, या व्हीकल से रिलेटेड है, ये आपने देखना है। पीपीई, व्हीकल से रिलेटेड है। बिल्डिंग टोटली सेपरेट है, बिल्डिंग के कहानी में कोई मसला नहीं है, बाकी सारा का सारी कहानी व्हीकल से रिलेटेड है। इसका मतलब ये एक हिसाब से ठीक ही है काम, ये काम व्हीकल से रिलेटेड है। और अब देखेंगे आपका एसेट जो डेप्रिसिएशन होनी है वो कॉस्ट पर होनी है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पर होनी है। किधर गया? वेयर इज इट? बिल्डिंग 4% स्ट्रेट लाइन, डिलीवरी व्हीकल डेप्रिशिएटेड 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे लग गई जी। 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स लैंड। तो आप कहेंगे लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं होती है। ये जो मैंने 15,000 लिखा है, इसका 70% हमारी बिल्डिंग है, मीन्स 10,500 ही है, और उसका 4% डेप्रिसिएशन बनती है। तो आपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग की और एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब बिल्डिंग की एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगी, और 15,000 का 70% लिया आपने, 10,500 आया, उसका आपने लिया 4%। 15,000 का 70% लिया तो 10,500 आया, इसका आपने लिया 4%, 420 आया, आपने वर्किंग करके साइड पे की, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। दूसरी वर्किंग, डिलीवरी व्हीकल, उसका या तो वहां से देख के टी काउंट बना दें, या फिर नहीं भी बनाना तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर है, और इसकी वैल्यू आ चुकी हुई है। थोड़ा सा दोबारा से आपको इसको जस्ट जज करना पड़ेगा, और आप आराम से इस एडजस्टमेंट को डील कर जाएंगे कि डिलीवरी व्हीकल कब कब खरीदी है। डिलीवरी व्हीकल जो खरीदी थी एडवांस, ये 1 अप्रैल को आ रहा था। एडिशन 1 अप्रैल को, या बाकी ओपनिंग की होगी कहानी। एक आसानी ये है कि अगर आपको एडजस्टमेंट ज्यादा मिल रही है तो आप क्या करें, एसेट के अकाउंट बना दें, व्हीकल का अकाउंट देख देख के, लाइन आइटम को देख देख के बना दें, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बीडी इसका आ रहा है 4593.50 आ रहा था ये। 93.50 में 150 गलत लिखा हुआ था, तो 93.50 बीडी नहीं है, 93.50 सीडी आ रहा होगा जिसमें 150 गलत लिखा हुआ था। यहां पर सीडी आ रहा था 93.50, 150 यहां पर गलत लिखा हुआ था। इसका मतलब है बीडी कुछ और होगा, यहां पर ये वर्किंग है असल में करने वाली। ये 150 अभी माइनस किया है, ये 93.50 में गलत शामिल था, रॉन्ग एडेड। ये असल में बन रहा था 9200 ओपनिंग। अब आपने इसका दूसरा अकाउंट नया बना लिया कि बीडी था मेरा 9200, एडिशन मेरी 3600 की हो गई, 150 मेरा गलत एडिट था, 150 मैंने रिवर्स कर दिया। अब मेरा कोई सीडी बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग मेरा 4500 थी, अब मैं आराम से इसकी वर्किंग बना सकता हूं। वेरी टेक्निकल एडजस्टमेंट, वेरी टेक्निकल एडजस्टमेंट। 9200 में से 4500 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनाएंगे ऑफ ऑल एसेट, माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग
कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। रेट देखेंगे आप, और रेट देख के आंसर कर देंगे। रेट कौन सा आया जी हमारे पास? 15%। और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करना है। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपने बनानी है, और फिर आपका आंसर हो जाएगा। इधर की वर्किंग, यस, इनटू 15%। और जो एडिशन हुई है 3600, इसका 15% ले लेंगे। तो इसको आप एड अप करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 9200 माइनस कार्बन 4500 ही है ओपनिंग। 4500 ही है। ये आपकी आगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, इसका ले लेंगे 15%, 705 आ जाएगा। 3600 का लेंगे 15%, लेकिन अप्रैल से लेके जून तक, इनटू 3/12। 3/12 135 ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 840। और आप एंट्री पास कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डिलीवरी व्हीकल है, लिहाजा ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। बिल्डिंग है, लिहाजा वो एडमिन एक्सपेंसेस में चली जाएगी। यूं आप इसके अंदर जाकर सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट कर देंगे डेप्रीसिएशन 840, डेप्रीसिएशन ये, और बैड डेट का 80 जो आ रहा है, ये बैड डेट का आ रहा है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। जो ही आपने ये सिलेक्ट किया, आपकी ये वाली लाइन आइटम्स भी सिलेक्ट हो गई। फाइनेंस कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो भी सिलेक्ट हो गई। अब आपने सिलेक्शन की हुई में से क्या करेंगे, जीपी और नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे। जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप ले जाएंगे प्रॉफिट के अंदर, शामिल कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग में शामिल कर देंगे। आपकी ये वाली वैल्यू भी सिलेक्ट हो जाएगी। सम ऑफ पेपर में इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट्स होप सो नहीं होंगी, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट पॉसिबल है कि हो सकती हैं। इतनी मुश्किल मुश्किल होके नहीं आएंगी, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स मुश्किल मुश्किल पेपर में शामिल हो सकती है।